आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है ना, फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। कल आपको हिंदी दिया था ना कि जब किसी भी वायर में, ठीक है, ये तो मालूम है आपको। ठीक है, हम देखिए इसको शुरू कर देते हैं। अब क्या देखें, एक वायर ये है, एक वायर ये है। कितने वायर हैं? दो वायर। इसमें कितना करंट है? I1। इसमें कितना करंट है? I2। ठीक है, एक I1 और एक I2। दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है। कल बताया था कि जब दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो रिपल करेंगे। दोनों में ऊपर को तो अट्रैक्ट करेंगे, दोनों में नीचे को तो अट्रैक्ट करेंगे। एक में ऊपर को एक में नीचे को तो रिपल करेंगे, इसमें ऊपर को इसमें नीचे को तो भी रिपल करेंगे। ठीक है, when the current flowing in both the wire in same direction then they are attracted in each other। सेम डायरेक्शन थोड़ा उल्टा है, सेम चार्जेस रिपल करते हैं, सेम पोल रिपल करते हैं, लेकिन करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो वायर अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसने I1 करंट फ्लो करा है। अब इसने I1 करंट फ्लो करा, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वायर का, और ये वायर खुद का मैग्नेटिक फील्ड महसूस नहीं करेगा। मतलब खुद इसके ऊपर खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा ना, तो बताया रखा आपको, बायो से बताया था। इसमें करंट I2 फ्लो हुआ तो I2 करंट फ्लो होने से इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन ये अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड खुद फील नहीं करेगा, क्योंकि इसने तो इस I2 ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया वो इस वायर के ऊपर जीरो होगा। इस I1 ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया वो इस वायर के ऊपर जीरो होगा। बायो से बटर लगाया था हमने, थीटा या तो 180 हो जाता है या फिर जीरो हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या है कि इसमें करंट कितना I1 है, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब वायर कैसे पकड़ेंगे? ये वायर है, अंगूठा ऊपर को, करंट घूमेगा ना, तो यहाँ से कहाँ को अंदर को घूम के यहाँ से कहाँ को आ रहा है? बाहर को। तो यहाँ से अंदर को आ रहा है, तो भाई क्या आया? क्रॉस। तो व्हाट इज दिस? ये क्या है? सो इट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट वायर एट दैट पॉइंट। कितना मान लेते हैं इसको? B1। 1 पहले के लिए, 2 दूसरे के लिए। अंदर को कैसा है? फिर देखिए भाई वायर है, अब आपको मालूम है कि वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगा। तो एक सर्कल यहाँ पर आएगा, नहीं आएगा? तो कहाँ को जा रहा है? अंदर को, फिर ऐसे ऊपर को, फिर अंदर को, फिर ऊपर को, ऐसे होगा। वायर ऐसे पकड़ोगे तो ऐसे तो घूमेगा, अंदर को है। अब ये जो B1 है वो इस वायर ने अब इसी पॉइंट पर प्रोड्यूस किया ना, नहीं, इस वायर ने अपने इधर को भी प्रोड्यूस, सभी पॉइंट पर प्रोड्यूस किया, इसने इधर के सभी पॉइंट पर प्रोड्यूस किया, लेकिन इस वायर ने खुद के ऊपर कुछ प्रोड्यूस नहीं किया। तो B1 जो है वो इसका मैग्नेटिक फील्ड है। वैसे B2 इसका मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। अब देखो, अब आपने वायर पकड़ा, ये अंगूठा कहाँ को? ऊपर को है, तो यहाँ से करंट कहाँ को? अंदर को घूम के यहाँ से कहाँ को? ऊपर को। तो यहाँ से करंट जा रही है अंदर को घूम के, यहाँ से कहाँ को आई? ऊपर को। ऊपर को आ गई, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपका आया वो डॉट आया, एक क्रॉस और एक डॉट। देखिए भाई क्या हुआ, ये अंगूठी है, आपने उसको पकड़ा ऊपर को, तो यहाँ से करंट कहाँ हो गई? अंदर को घूम के यहाँ से कहाँ को आई? ऊपर को। यहाँ से अंदर को, यहाँ से ऊपर को, इससे इसको पकड़ा। अब देखिए इस वायर के राइट में नीचे को आ रहा है, लेफ्ट में ऊपर को आ रहा है, तो इस वायर के राइट में भी नीचे को आएगा और लेफ्ट में ऊपर को आएगा। तो ये वाला वायर इस वाले वायर के लेफ्ट में ऊपर को। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड B2 किसका? सेकेंड वायर का। तो जो दूसरा वायर है वो पहले वायर के मैग्नेटिक फील्ड में है, और जो पहला वायर है वो दूसरे वायर के मैग्नेटिक फील्ड में है। तो इफ करंट कैरिंग वायर सिचुएटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड सो इट एक्सपीरियंस ए फोर्स IBL sin थीटा। हमने कल पढ़ा था, थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। इन दिस केस वायर इज सिचुएटेड इन द प्लेन ऑफ पेपर। देखिए ना, मार्कर जो पेन है, इट इज सिचुएटेड इन द प्लेन ऑफ पेपर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनवर्ड। क्रॉस अंदर को है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है और ये इस प्लेन में, दैट इज द एंगल बिटवीन क्रॉस एंड एरो इज
इस क्रॉस का और इस लाइन का, इस वायर के बीच का एंगल 90 हो गया। वैसे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है, लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड वायर इज सिचुएटेड इन द प्लेन, दैट इज एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड वायर इज 90। क्लियर? ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर। एक चीज़ आपने पढ़ी थी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग स्टेट वायर, याद है ना? फाइनाइट भी पढ़ा था और लॉन्ग में पढ़ा था। फॉर्मूला में आपको लॉन्ग म्यू 0/4πI/d, डी तो डिस्टेंस पॉइंट का था। साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू याद आ रहा होगा। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए फाइव वन इज 90 एंड फाइव टू इज 90। साइन 90 प्लस साइन 90, 1 + 1 2 हो गया, तो म्यू 0/4πI/d × 2। तो कितना आया था? म्यू 0/2π तो आ गया था ना? आपको फॉर्मूला याद होगा, आपको फॉर्मूला जो बताया था, क्या बताया था भाई? फाइनाइट वायर था, इससे डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। इसे डी डिस्टेंस पर, अच्छा दोबारा टॉपिक है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, याद है ना? तो ऊपर वाले वायर ने कितना बनाया था? 5 1, और नीचे वाले वायर ने कितना बनाया था? 5 2। तो ये एंगल 5 1 था और ये एंगल 5 2 था। करंट कितनी थी इसमें? आई थी। ये मैग्नेटिक फील्ड था। तो B = कितना है बेटा? आपका फॉर्मूला म्यू 0/4πI/d इंटू कितना? साइन ऑफ 5 1 प्लस साइन ऑफ 5 2। यहाँ पर आपका निकलता है फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर क्या था? ये वाला पॉइंट इन्फिनिटी में था, ये वाला पॉइंट भी इन्फिनिटी में था, तो ये पॉइंट इन्फिनिटी मिलेगा। तो 5 1 5 2 भी 90 और 5 1 भी 90, याद है? तो 5 1 = 5 2 = 90 फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, फॉर लॉन्ग वायर। तो 90 साइन 90 प्लस साइन 90, 1 + 1 2, 2 से 2 कट गया, तो कितना? म्यू 0/2πI/d, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड बी। म्यू 0/2π डिस्टेंस, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना? r। तो व्हाट इज b1? b1 इसका मैग्नेटिक फील्ड, तो b1 कितना बताइए? b1 होगा म्यू 0/2πI/1/r। एंड व्हाट इज b2? b2 इज म्यू 0/2πI/2/r। तो b1 कितना है भाई? b1 है म्यू 0/2πI/1/r। पहले वायर का है ना, इस दूसरे वायर के ऊपर है, इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना है? b2। और b2 कितना होगा बताइए? b2 होगा म्यू 0/2π कितना है? I/2/r। दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, तुम चलेगा ही, ठीक है। तो b1 और b2, तो पहले वायर को नाम देते हैं, दूसरे वायर को नाम देते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, बोथ आर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर ना, बहुत लंबी वायर है, तभी हमारा फॉर्मूला लगा है। नाम देते हैं एक्स वाई कह देते हैं, और यहाँ पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग कह देते हैं एक्स डैश और वाई डैश। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, डिस्टेंस कितनी है? आर है। तो पहला पॉइंट जो है वो एक्स वाई है और दूसरा पॉइंट जो है वो एक्स डैश वाई डैश है। तो अब आई बी एल होता है ना फोर्स, तो यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा सर? इसमें जो फोर्स लगता है उसको बोल देते हैं हम एफ। इस वायर में जो फोर्स लगा, और जो इस वायर में फोर्स लगा उसको मान लेते हैं हम लोग एफ डैश, या इसको मान लेते हैं एफ और इसको मान लेते हैं एफ डैश। अच्छा, एरो लगा दिया। अच्छा, डायरेक्शन एफ डैश कितना होगा? डायरेक्शन देते हैं अभी। एफ डैश कितना होगा? एफ डैश होगा, बताइए, एफ कितना फॉर्मूला था कल? आई बी एल साइन थीटा, आई एल क्रॉस बी था ना? तो एल ये है, बी है, अच्छा टचो करते हैं, एल क्रॉस बी करते हैं अभी। तो एल क्रॉस बी था, तो आई बी एल साइन थीटा हो गया था। तो फोर्स कितना है? करंट कितना है? I2। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B1। इसका लेंथ कितना मान लेते हैं? L। पर्टिकुलर लेंथ में फोर्स लगेगा ना, एल लेंथ पे। तो इसके एल लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा? कितना करंट है? I1। मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B2। I1 B2 और लेंथ कितने मान लेते हैं? L। I1 B2 L, इसके बाद लगने वाला फोर्स है। क्लियर है? डायरेक्शन देखिए क्या है? एफ बी आई, कल बता रखा ना, एफ बी आई। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है भाई? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता है फोर्स की डायरेक्शन को। तो ये क्या होगा आपका? एफ। ये क्या होगा आपका? रुकिए टेढ़ा हो गया, आप सीधा है। ये क्या होगा? एफ। ये क्या होगा? बी। ये क्या होगा? आई। देखिए बी कहाँ को है? क्रॉस। क्रॉस किसका क्रॉस है? ये क्रॉस इसके ऊपर है, लेकिन दूसरे वायर के ऊपर, लेकिन फील्ड किसका है? पहले वायर का। क्योंकि दूसरे वायर में के कारण दूसरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अब तो मेरे ख्याल से याद होने लगा होगा। क्रॉस कहाँ को रहा? नीचे को। करंट कहाँ को है? ऊपर को। तो ये ऊपर को नहीं आया ऐसे, देखिए B1 नीचे को, I2 ऊपर को, तो F कहाँ को आ रहा है? अंदर को। तो ये क्या लग रहा है भाई? डायरेक्शन है, नहीं है? किसकी डायरेक्शन है? F डैश की, जो वेक्टर बनाया था, नहीं बनाया था। यहाँ पे B कहाँ को है? ऊपर को। F B I, B ऊपर को, I1 ये है, ये I1 है। देखिए अब देखिए B कहाँ को है? B2 कहाँ को है? एरो ऊपर को। ये कहाँ को आ रहा है? ये कहाँ को आ रहा है? I1 इधर को। तो F कहाँ को आ रहा है? इधर को। दैट इज फोर्स कैसा आ गया? अट्रैक्टिव नेचर का। नहीं समझे? अब हमको निकालना है इनका मैग्नीट्यूड। तो ये तो कंफर्म हो गया कि टू लॉन्ग करंट कैरिंग स्टेट वायर, पैरेलल स्टेट वायर कैरिंग द करंट इन सेम डायरेक्शन, देन दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब I2 कितना है सर? I2 तो I2 मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, एफ डैश का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। I2 B1 कितना है? B1 है आपका कितना?
बताइए, म्यू ज़ीरो अपॉन 2 पाई I1/r, और लेंथ किसके बराबर है, एल के बराबर। तो कितना आ गया जी, म्यू ज़ीरो अपॉन 2 पाई I1/I2/r इंटू एल। आ गया, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। सॉरी, मैं पेन को यूज़ कंटिन्यू कर दिया, कोई बात नहीं। तो ये क्या निकला बेटा आपका एफ डैश। तो एफ डैश निकला है कि इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस करंट कैरिंग वायर में कितना फोर्स लग रहा है एल मीटर पे। तो यूनिट लेंथ में कितना लगेगा जी, यूनिट लेंथ में कितना लगेगा सर, एल लेंथ में कितना लगा, यूनिट लेंथ में एफ डैश अपॉन एल लगेगा। तो एफ डैश अपॉन एल कितना आके बताइए, म्यू ज़ीरो अपॉन 2 पाई I1/I2/r। मतलब जो फर्स्ट वायर है, फर्स्ट वायर के मैग्नेटिक फील्ड B1 के कारण दूसरे वायर की यूनिट लेंथ पर लगने वाला जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है म्यू ज़ीरो अपॉन 2 पाई I1/I2/r। ठीक है, अब इसमें निकालते हैं एफ का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो जो एफ है देखिए, एफ कितना है, I1/B12 था, I1/B12 दिख रहा है ना, I1/B12 है। तो I1 है, I1 किसका है, पहले का करंट। B2 किसका लिया, दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड। क्यों सर, दूसरे का, क्योंकि पहले के कारण खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं, तो किसका लेंगे, दूसरे का। तो व्हाट इज B2, B2 इज म्यू ज़ीरो अपॉन 2 पाई I2/r। नहीं समझे, और कितने मीटर पे, एल पे। यूनिट लेंथ में कितना रहेगा, एफ अपॉन एल। तो एफ अपॉन एल कितना बताना आपका, एफ अपॉन एल कितना हो गया, एफ अपॉन एल हो गया म्यू ज़ीरो अपॉन 2 पाई I1/I2/r। देखिए यहाँ कितना लगा, एफ अपॉन एल म्यू ज़ीरो अपॉन 2 पाई I1/I2/r। यहाँ कितना लग रहा है, एफ डैश अपॉन एल म्यू ज़ीरो अपॉन 2 पाई I1/I2/r। मीन्स दो तार अट्रैक्टेड ईच अदर, and the force of and the magnitude of force on the unit length is कितना, म्यू ज़ीरो अपॉन 2 पाई I1/I2/r। तो ये क्या है भाई आपका एफ अपॉन एल, दैट इज बोथ द वायर अट्रैक्टेड ईच अदर बाय द फोर्स ऑफ म्यू ज़ीरो अपॉन 2 पाई I1/I2/r। अट्रैक्टेड कब, व्हेन द करंट इन बोथ द वायर फ्लोइंग इन सेम डायरेक्शन। व्हाट हैपन व्हेन द करंट इज अपोजिट डायरेक्शन, दे आर रिपेल ईच अदर। वो भी निकाल लेते हैं। देखिए भाई, इसको इस तरीके से करते हैं, अभी यहाँ पर करते हैं ना, पीस तो पूरा खराब ही होना है। देखिए एक वायर ये है, एक वायर ये है, इसमें करंट इनफाइनाइट लॉन्ग है। इसमें करंट कहाँ को है, कहाँ को लें, ऊपर को ले लेते हैं। इसमें करंट कहाँ को ले लेते हैं, नीचे को ले लेते हैं। ठीक है, एक में ऊपर को, एक में नीचे को, या इसमें नीचे को, इसमें ऊपर को, कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि फोर्स अभी जो आएगा वो कौन सा आएगा भाई, रिपल्सन का आएगा। ठीक है ना। अच्छा, पहले निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड किसका, पहली वायर का। पहली वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या पहला वायर महसूस कर पाएगा, नो सर। पहले वायर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण पहले वायर का खुद का मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। किसका निकालेंगे, ये पहले वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है कौन महसूस करेगा, दूसरा वायर। फिर दूसरे वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सेम करेगा, पहला वायर। ये तो केस था, नहीं समझे। ठीक है, अब इसमें वायर कहाँ को है, करंट कहाँ को, ऊपर को। करंट ऊपर को तो ऐसे पकड़ोगे, या पाम रूल कहाँ को आ रहा है, अंदर को। और ऐसे करोगे तो स्क्रू लगाओगे तो कहाँ को आ जाएगा, अंदर को। क्रॉस ही तो आना है। तो इट इज द मैग्नेटिक फील्ड, किसका मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरे का। दूसरे का तो दूसरे के ऊपर होगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा ना। पहले का दूसरे के ऊपर, तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, B2। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ B2 लिखा था, हाँ, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ B2। B2 का मैग्नीट्यूड कितना था बताइए, B2, सॉरी गलत कर दिया। ये किसका मैग्नीट्यूड है, कौन सा मैग्नीट्यूड है भाई, B1 है, नहीं है। किसका मैग्नेटिक फील्ड है, पहले का दूसरे के ऊपर। इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं। वैसे ही I2 में करंट कहाँ को है, नीचे को। I2 में करंट नीचे को है, तो वायर कैसे पकड़ेंगे, देखिए नीचे को इस तरीके से नहीं आ रहा, तो वायर ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे तो अंगूठा कहाँ, ये अंगुली कहाँ को आ रही है, नीचे को। ये ऐसे नहीं आ रहा ऊपर को, यहाँ से नीचे को। और इस पाम रूल लगाओगे तो अंगूठा दिख रहा है, रिस्ट इसके ऊपर, उंगलियाँ इधर नीचे को नहीं दबा रहे हैं, तो क्या है, क्रॉस। तो दोनों तरफ सेम है। नहीं समझे, पहले वाले में एक तरफ डॉट था, एक तरफ क्रॉस था। तो व्हाट इज दिस सर, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द वायर एक्स डैश वाई डैश। आप ऐसे थोड़ा करोगे तो आप में है, एक तरफ इधर, एक तरफ इधर, पूरा तरीके से लिखोगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द वायर एक्स डैश वाई डैश इज कितना, B2। आया नहीं आया, B2 क्यों कहा, क्योंकि ये दूसरे वायर ने प्रोड्यूस किया है ना। और कितना होगा बेटा B2, जल्दी बताइए, म्यू ज़ीरो अपॉन 2 पाई, कितना करंट था, I2/r। एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q on the wire x dash y dash produced by the wire x y is कितना होगा, B1 जो है वो दूसरे वायर पर पहले वायर का मैग्नेटिक फील्ड है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, म्यू ज़ीरो अपॉन 2 पाई I1/r।
अब देखिए, अब या तो रिपल्सन वाले के लिए, अट्रैक्ट रिपल्सन वाले के लिए करेंगे या फिर डेरिवेशन अट्रैक्शन वाले के लिए करेंगे। हम दोनों के लिए मैं दोनों के लिए कर दे रहा हूँ, इसलिए जो आपका रिवीजन यहाँ पर हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या निकालते हैं, फोर्स। क्रॉस कहाँ को है, नीचे को। कॉन्सेप्ट याद है, अगर दोनों, अब देखो आप इस चीज़ को याद रख लीजिए, बार बार आप लेफ्ट हैंड कहाँ लगाएंगे कि इफ द करंट इन बोथ द वायर इन सेम डायरेक्शन देन दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, एंड व्हेन द करंट इन द वायर इन अपोजिट डायरेक्शन, एक में ऊपर को एक में नीचे को, या इसमें ऊपर को इसमें नीचे को, देन दे आर रिपेल ईच अदर। एफ बी आई, बी का एफ कहाँ को है, क्रॉस नीचे को, आ गया नीचे को। बी कहाँ को है, एफ निकालना है, बी है। आई कहाँ को है, ऊपर को, आई ऊपर को है तो एरो ऊपर को, तो मिडिल फिंगर ऊपर को आ गया, तो एफ कहाँ को आ रहा है, देखिए बाहर को, तो एफ बाहर को आ रहा है, तो फोर्स कहाँ को है, बाहर को है। कितना फोर्स कहा था लास्ट टाइम, कितना कहा था भाई, एफ कहा था, इसको भी एफ कह देते हैं। लेकिन लास्ट टाइम जो एफ था वो कहाँ को था, अंदर को था, अट्रैक्टिव था। यहाँ पे कहाँ को आने वाला है, बाहर को आने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, अगला केस क्या है, इसमें क्रॉस कहाँ पर है, एफ बी आई, बी कहाँ को है, नीचे को, आई कहाँ को, बी डाउनवर्ड क्रॉस प्लेन के परपेंडिकुलर, अंदर को बोलना चाहिए। आई टू कहाँ को, इधर को, तो फोर्स कहाँ को लग रहा है, बाहर को, तो ये एफ है, और जो ये फोर्स लगा ये कौन होगा बेटा, आपका एफ डैश। तो एक एफ है और एक एफ डैश है, आ गया। अब निकालते हैं एफ का मैग्नीट्यूड, एफ का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, बड़ा आसान सा है। तो एफ कितना होगा भाई, एल लेंथ पर। अब देखो एफ जो है वो यूनिट लेंथ पर नहीं निकाला, यूनिट लेंथ बाद में निकालेंगे, पहले एल मीटर में। तो एफ किस में था सर, एफ जो है पहली वायर पर दूसरी वायर के मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है, पहली वायर पे दूसरी वायर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स है। तो पहली वायर में फोर्स है तो करंट किसका लेंगे, पहली वायर का। मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस क्या होगा, डेफिनेटली ऐसा, अगर वायर में करंट फ्लो हो रहा है, डीसी फ्लो हो रहा है, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। लेकिन खुद वायर के कारण खुद अपने मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरे का। तो I1 B2, लेंथ कितने लेनी है हम लोगों ने, L। तो F इज इक्वल्स टू कितना हो गया, I1 तो I1 है, वट इज B2, B2 इज म्यू 0/2 पाई आई B2, कौन से वायर का, दूसरे वायर का, अपॉन R, डिस्टेंस इन दोनों वायर के बीच का R है, समझो इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला ही था, इंटू एल, एल को अपन भेज दीजिए, तो F/L इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला आ गया जी, म्यू 0/2 पाई I1 I2/R। तो बटी देखो एफ एल मीटर में इतना लग रहा है, तो 1 मीटर में लगा नहीं लगेगा, तो F/L इक्वल टू कितना का, म्यू 0/2 पाई I1 I2/R। अच्छा, एफ डैश निकालते हैं, तो एफ डैश क्या है, एफ डैश, एफ डैश जो है डायरेक्शन बता दिया आपको। एफ डैश दूसरी वायर, दूसरी करंट कैरिंग वायर पर पहली करंट कैरिंग वायर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स, दूसरी वायर पर पहली वायर की करंट के कारण प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स, मतलब करंट किसका लेना है, दूसरे का। लेकिन दूसरे वायर के कारण दूसरे पर, दूसरे वायर के करंट के कारण दूसरे पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया होगा, पहली वायर ने। पहली वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B1, तो I2 पहली वायर के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड B1 है ना, B1L। देखो क्या है कि वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, खुद के ऊपर नहीं कर रहा है। अब इस हमने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, इस वायर में दूसरा वायर जो है वो इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड में आ गया ना। वैसे दूसरे वायर में जब करंट फ्लो हुई तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, लेकिन खुद का मैग्नेटिक फील्ड महसूस नहीं कर पाया, तो पहला वाला वायर जो था वो दूसरे वायर के मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, समझ रहे मेरे ख्याल से। तो एफ डैश जो है वो कितना हो गया, I2, B1 कितना है भाई, B1 है म्यू 0/2 पाई I1/R इंटू एल। तो एफ डैश कितना आ गया, तो एफ डैश अपॉन एल इज इक्वल्स टू कितना आ गया, म्यू 0/2 पाई I1 I2/R। दैट इज देखिए, आप एक बार नोटिस कीजिए, पहले वाले केस में फोर्स कितना था, म्यू 0/2 पाई I1 I2/R रिपल्सन, दूसरे वाले में कितना है, म्यू 0/2 पाई I1 I2/R। यहाँ कितना था, म्यू 0/2 पाई I1 I2/R, म्यू 0/2 पाई I1 I2/R। मीन्स आपको डेरिवेशन आ गया, मतलब दोनों वायर में करंट अगर सेम डायरेक्शन में, देन दे आर अट्रैक्टेड by a magnitude of mu 0/2 pi I1 I2/R in unit length, and when the current in both the wire in opposite direction, then they are repel each other, and the magnitude of force is mu 0/2 pi I1 I2/R। तो इसको याद रखिए। अच्छा, एल मीटर में पूछा होता है तो इंटू एल कर देंगे, ये यूनिट लेंथ में पूछा बेटा, इसका सवाल बहुत सारे सवाल बनते हैं। इसके सवाल अगर आप लोग प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर देखेंगे तो इस तरह के सवाल निकलेंगे भाई। एक इस तरीके से करंट कैरिंग वायर दिया होगा, बगल में स्क्वायर दिया होगा, करंट पूछा होगा तो बोला होगा अट्रैक्ट रिपल। अब देखिए ये इस तरीके से करंट क्या दिखा है क्लॉकवाइज, इसमें कहाँ को ऊपर को, इसमें कहाँ को ऊपर को, तो क्या करेंगे अट्रैक्ट, इसमें कहाँ को ऊपर को, इसमें कहाँ को नीचे, तो ये दोनों क्या करेंगे रिपल। यहाँ डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसका इसका डिस्टेंस ज़्यादा तो रिपल्सन का मतलब कुल मिलाकर अट्रैक्ट नहीं करेगा। अच्छा, अगर ये सवाल ऐसा होता है कि इसमें करंट ऐसी होती तो क्या होता भाई बताइए,
तो ये दोनों क्या करते हैं, रिपल अपोजिट डायरेक्शन में, ये और ये करते हैं अट्रैक्ट, लेकिन जो अट्रैक्ट करने वाले हैं उनका डिस्टेंस ज़्यादा है, आर ज़्यादा है, तो मैग्नीट्यूड कम होगा, तो रिपल्सन अट्रैक्शन कम होगा, रिपल्सन ज़्यादा, उसमें रिपल करेंगे नहीं। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाता है ऑब्जेक्टिव में, क्या 1 नंबर में या 2 नंबर में, वो सीखेंगे। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, μ0/2 पाई I1 I2 अपॉन R, इट इज़ द फोर्स ऑन द यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। एक फोर्स काफ़ी कम हो गया, इस टॉपिक के बाद आपका केवल और केवल साइक्लोट्रॉन आने वाला, सॉरी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आने वाला है। थोड़ा सा अर्थ मैंने बकवास है टॉपिक के, मतलब जब 2 दिन का टॉपिक और बचा भी, 2 या 3 दिन, यूनिट खत्म। और काम भेजिए, प्रॉपर काम भेजिए। जैसा काम नहीं आ रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, उनकी अटेंडेंस जो है स्कूल में नहीं लग रही है, ठीक है। अपने क्लास टीचर, जो भी आपका क्लास टीचर, उनसे कंफर्म कर लीजिएगा, जिनका काम नहीं आ रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिनका काम नहीं आ रहा है उनकी अटेंडेंस भी नहीं लग रही है। बेटा अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी आपकी, ये मत कहना सर छुट्टियाँ पड़ी तो अटेंडेंस शॉर्ट कैसे होगी, हम तो घर में थे, अटेंडेंस लगने का मतलब नहीं है, वो लग रही है भाई। तो ध्यान देना भाई, कौन अपेयर हो रहा है कौन अपेयर नहीं हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग वो ऑनलाइन क्लासेस अकॉर्डिंग चलने वाला है, CBSE नॉर्म्स ही हैं। तो भाई देख लीजिए, काम भेजिए, प्रॉपर पढ़िए, ठीक है। मजाक तो कर नहीं रहे, पढ़ा ही रहे, ठीक है। आगे बेटा समझ बात। अच्छा, अब यहाँ पर आता है डेफिनेशन का एम्पियर, सॉरी एम्पियर का डेफिनेशन, ठीक है ना। यहाँ पर एम्पियर की डेफिनेशन आती है, 1 एम्पियर की, जो आपने हाई स्कूल में पढ़े थे ना, सॉरी 11th में पढ़ा था, 7 फंडामेंटल था ना, उसमें एक एम्पियर था, उसमें 11th किताबें भी खोलोगे तो वहीं दिखाई देगा I1 और I2, डिस्टेंस कितना है भाई इनके बीच का, आर है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, F/L, फॉर्मूला याद है सर, हाँ, μ0/2 पाई I1 I2 अपॉन R। व्हाट इज दिस, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स ये है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ μ0/4 पाई, भाई बताओ, अगर क्लास में होते तो मैं क्लास में पूछता एक आध लोगों से, फिर थप्पड़े पड़ते ना म्यूजियम का वैल्यू कितना है, डेफिनेटली एक आध दो क्या कहें, 10⁻⁻7, क्या क्या हटाओ यार, न्यूटन पर एम्पेयर मीटर, वो बी का होता है, न्यूटन पर एम्पेयर इसका, ये किसका यूनिट है, बी का, याद रखो भाई, नहीं हो रहा यार आप लोगों को। तो μ0/2 पाई चाहिए हमको, तो μ0/2 पाई कितना होगा बताइए, 2 नहीं बता रहा हूँ, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर, क्या क्या पता लगे ना, बस 4 को 2 × 2 के 2 वहाँ भेज दिया, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2 μ0/2 पाई। तो यहाँ पे μ0/2 पाई का वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो F/L इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁷ I1 I2 अपॉन R, ठीक है। तो इट इज द फोर्स ऑन यूनिट लेंथ। अब देखिए, अगर इनका प्रोडक्ट 1 हो और R भी 1 हो, तो F/L कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁷। देखो ये F है, F जो था वो F था न्यूटन में, F जो F डैश भी न्यूटन में था, F डैश अपॉन L जो है वो न्यूटन पर मीटर होगा ना, न्यूटन पर मीटर, पर ऐसे लिखते नहीं, आपको मालूम होगा, न्यूटन पर मीटर ऐसे लिखा जाता है ना, ठीक है। अभी वीडियो तो कोई टोके ना, तो न्यूटन पर मीटर तो आप आदर्शी होगी। तो इट इज़ द फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, न्यूटन पर मीटर है नहीं। तो भाई इसका प्रोडक्ट अगर 1 हो जाए और इसकी वैल्यू भी 1 हो, इसका प्रोडक्ट भी 1 हो जाए, इसकी वैल्यू भी 1 हो, तो इसका जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। अब देखिए क्या, इफ I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। सर इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी, क्योंकि इनका प्रोडक्ट हजारों लाखों इनफाइनाइट तरीके से हो सकता है। हम पढ़ रहे हैं डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, एक कैसे हो सकता है सर, 2 एम्पियर 1/2 एम्पियर, I1 2 एम्पियर हो, I2 1/2 हो, I1 3 हो, I2 1/3 हो, I1 4 हो, I2 1/4 हो, I1 5 हो, I2 1/5 हो। तो प्रोडक्ट तो बनी हो गया, R का वैल्यू 1 है तो वैल्यू तो इतनी रहेगी। तो पहली डेफिनेशन हम लोग कहते हैं कि बोथ द वायर कैरिंग इक्वल अमाउंट ऑफ करंट, 1 एम्पियर नहीं कहता, कैरिंग इक्वल अमाउंट ऑफ करंट एंड सिचुएटेड डिस्टेंस ऑफ R मीटर इन, सॉरी सिचुएटेड डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन एयर और वैक्यूम, इफ दे आर अट्रैक्टेड और रिपल, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं अगर ऊपर को है, एक में ऊपर को एक में नीचे को, रिपल भी कर सकते हैं। इफ दे आर अट्रैक्टेड और रिपल ईच अदर बाय ए फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, देन द करंट इन ईच ऑफ द वायर इज 1 एम्पियर। तो दोनों में जो करंट का वैल्यू होगा वो 1 एम्पियर होगा, याद हो गया। इफ टू लॉन्ग पैरेलल current carrying straight wire situated in air and vacuum, why we say that air and vacuum, because we put the permeability for air or vacuum, they are situated, value हमने उसका पुट अप किया ना, they are situated in air and vacuum and at a distance of 1 meter apart, if both are carry equal amount of current,
इक्वल कह दिया, एंड अट्रैक्टेड और रिपल बाय ए फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁷। अब इक्वल अमाउंट ऑफ करंट कह दिया तो इसका अब फोर्स इतना आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा 1 बन चुका है, पूरा का पूरा 1 बन चुका है। R एक कह दिया, इसको इक्वल कह दिया, तो इसका मतलब I1 एंड I2 मस्ट बी 1 एम्पियर, ये तो रहा होगा। तो ये डेफिनेशन लिखेंगे बेटा आप लोग किसकी, 1 एम्पियर। क्या 1 एम्पियर का डेफिनेशन, इफ टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर सिचुएटेड इन एयर और वैक्यूम एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट एंड कैरी इक्वल अमाउंट ऑफ करंट, if both are attracted or repel each other by a force of 2 into 10⁻⁷ Newton per meter, then the current in each of the wire is 1 ampere। नहीं हुआ याद, अब तो याद हो गया होगा। चले भाई हिंदी में बोल देते हैं, ठीक है ना। अगर ये डेफिनेशन पूछते हैं भाई, डिफाइन 1 एम्पियर, ये पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं, फिर बताना। दो लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर हैं, दोनों में करंट इक्वल है, दोनों एयर और वैक्यूम में 1 मीटर की दूरी पर रखें, R एक कह दिया। अगर इन दोनों के कारण जो लगने वाला फोर्स है वो 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर है, तो उन दोनों में फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पियर होगा। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर इज दैट स्टेडी करंट विच व्हेन फ्लोइंग इन ईच ऑफ द टू लॉन्ग इनफाइनाइट conductor situated 1 meter apart in air or vacuum, then they produces a force of 2 into 10⁻⁷ Newton per meter on unit length। ये भी डेफिनेशन, अब आपको जैसा लिखना है उस तरीके से आप लोग इसको लिखिए। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर एंड दिस इज, समझा के बाद। तो ये क्या भाई, फोर्स ऑन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। हल्का से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, कितने वायर हैं, 2 वायर। एक हमारा ब्लैक वाला वायर है, चलिए हम इसको यहीं पे करते हैं। एक हमारा ब्लैक वाला वायर है, एक हमारा कौन सा लें, पिंक बोलते हैं ना इसको, पिंक ही बोलते हैं, पिंक वाला वायर है। तो एक ब्लैक और एक पिंक, ठीक है, या पिंक और येलो, ब्लैक किसी को पसंद नहीं है, लो भाई, ठीक है, येलो या जो भी इसको बोलते हो। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड येलो होगा मान लो, लेकिन वो खुद के ऊपर नहीं होगा, वो इसके ऊपर होगा। तो इसके कारण खुद का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, येलो वायर का कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पिंक वायर के ऊपर होगा। और जो पिंक वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो खुद के ऊपर ना होकर यहाँ होगा। मतलब ये वायर मैग्नेटिक फील्ड में, हाँ किसके मैग्नेटिक फील्ड में, इसके मैग्नेटिक फील्ड में। इसका मतलब इसमें कितना करंट है, I1, इसमें कितना करंट है, I2। ये कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, B1। ये कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, B2। तो इसमें कितना करंट था, I1, फील्ड कितना प्रोड्यूस किया, B2, तो I1 B2L। इसमें कितना करंट था, I2, फील्ड किसने प्रोड्यूस किया, पहले ने, तो I2 B1L। अब B का वैल्यू आपको मालूम है, आप लोग लिख लोगे, ठीक है। तो इट इज द फोर्स बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए एक सवाल लिखिए, एक सवाल लिखिए आप लोग। मैं किताब खुलाऊँ यहाँ पर, कौन सी किताब है ये, है जो भी है, सवाल लिखिएगा, ठीक है। मैं सवाल लिखूँगा, कॉपी में नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखिएगा। 2 very long straight parallel wires A and B carries current of 10 ampere and 20 ampere respectively are at a distance of 20 centimeter apart. If a third wire C of length 15 meter having a current of 10 ampere is placed between them, how much force will be act on C? तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन ऑल द 3 वायर्स इज सेम। देखिए अभी मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद आप लोग समझेंगे, ठीक है। ये आपका कुमार मित्तल का अनसॉल्व है 37। कुमार मित्तल में आपको एक्सरसाइज जब तो वहाँ मिलेगा एक वायर, कुमार मित्तल ही नहीं, तो देखता हूँ दूसरा वायर, और ये कौन सा वायर है, तीसरा वायर, 3 वायर करंट इन 7। सवाल क्या बोलता है, देखिए सवाल क्या है, टू वेरी लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर A and B स्ट्रेट वायर A and B कैरी करंट 10 एम्पियर। अच्छा जी, तो यहाँ पर करंट कितना है, 10 एम्पियर है, और यहाँ पर भी करंट कितना है, 10 एम्पियर। कैरी करंट 10 एम्पियर, कैरी करंट 10 एम्पियर एंड 20 एम्पियर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर पर। अच्छा जी, हमको इनके बीच का दूरी भी दिया है, हमको इनके बीच का जो दूरी डिस्टेंस दिया है वो डिस्टेंस कितना दिया है भाई, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमको दिया है 20। देखो भाई हमेशा की तरह मैं केवल सवाल बताऊंगा, सॉल्व नहीं करूंगा, आंसर आप बताएंगे भाई मेरे को, ठीक है ना। आंसर आप कॉम जब भेजेंगे तो बता लेगा किसका आंसर क्या है क्या नहीं है। 20 सेंटीमीटर, ठीक है।
ठीक है। इफ ए थर्ड वायर सी, अच्छा जी, इफ ए थर्ड वायर सी, इफ ए थर्ड वायर सी ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर, अच्छा इसका लेंथ दिया है बेटा, सी का पूरा लेंथ दिया है, डिस्टेंस नहीं दिया, 15 सेंटीमीटर क्यों दिया आपको बताइए। वट इज द फॉर्मूला, म्यू 0/2πi1, बढ़िया सवाल है भाई, I1 I2 अपन, वट इज दिस, ये क्या फॉर्मूला है। सो फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, यहाँ पर जो फोर्स लगा, किस फोर्स से अट्रैक्ट और रिपल कर रहे हैं वो यूनिट लेंथ पर है। तो अगर सी की यूनिट लेंथ में पूछा होता तो सीधे फॉर्मूला लग जाता, सी की इतने पूछा है तो इनटू क्या करना पड़ेगा, 15 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। नहीं है सर, में जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, इट इज द फॉर्मूला फॉर यूनिट लेंथ, 15 सेंटीमीटर इसलिए दिया है क्योंकि सी पर नेट फोर्स पूछा होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, इतना हो गया, एंड हैविंग करंट ऑफ 10 एम्पियर, लो जी इसमें भी करंट कितना है, 10 एम्पियर है, तो इसमें भी करंट आपका 10 एम्पियर हो गया। ठीक है, प्लेस्ड बिटवीन देम हाउ मच विल द एक्ट ऑन सी एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, उनके बीच में रखा है, बीच में रखा है, तो यहाँ से यहाँ का दूरी 10 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ का दूरी भी 10 सेंटीमीटर रहा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, हमने सब शुरू में आपसे बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के सारे क्वेश्चन, सारे लगभग सारे वो आपके एम के सिस्टम में ही सॉल्व होते हैं, जो कि म्यू 0/4π और 1/4π एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यूज होती हैं वो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में होती हैं ना। वहाँ पर जो वैल्यू था 1/4π एप्सिलॉन 0 का, वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, देख लीजिए कि इसमें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर एसआई, और यहाँ पर जो म्यू 0/4π का वैल्यू हमने रखा, या म्यू 0/2π का जो वैल्यू रखने वाला है, म्यू 0/4π का वैल्यू कहते हैं 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, देख लीजिए किसमें एसआई में तो है। तो सारे सवाल यहाँ पर एसआई में ही सॉल्व होंगे, याद रखिएगा। तो इसको I1 मान लेते हैं अपनी कंडीशन से, इसको क्या मान लेते हैं, I2 मान लेते हैं, इसको कितना मान लेते हैं, I3 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ फोर्स लगेगा, यस दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे अट्रैक्ट, तो भाई ये इसने सी में पूछा है ना, तो ये इस वायर को क्या करेगा अट्रैक्ट, तो फोर्स ऑन सी बाई ए, फोर्स ऑन सी बाई ए, ठीक है, फोर्स ऑन सी बाई ए, और इसमें कहाँ को ऊपर को, इसमें भी कहाँ को ऊपर को, तो ये भी इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑन सी बाई बी, फोर्स ऑन सी बाई ए, फोर्स ऑन सी बाई बी, तो सी पर ए के कारण सी पर बी के कारण, ठीक है ना, क्लियर होगी बात। तो कितना होगा भाई वैल्यू, म्यू 0/2πi1i2/r इंटू एल, टोटल पूछा है, और ये कितना होगा म्यू 0/2πi1i2/r इंटू एल, एल क्यों किया, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं म्यू 0/2πi1i2/r, ये यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स है, इस लेंथ पे यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स है। तो अब बताइए FCA कितना होगा भाई, रुकिए मैं पेज ढूंढूं पहले, ठीक है FCA कर देते हैं ना, तो FCA निकालिए कितना आएगा, FCA जो है ना, तो ये कितना है भाई FCA, एफ डैश भी कह देते हैं, एफ अच्छा लगता है, FCA कितना बताना, इसका वैल्यू कितना है, कितना आ गया म्यू 0/2π कितना I1 हाँ अपॉन आर कितना है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 × 10⁻2 मीटर हो गया, इंटू 15 × 10⁻², क्यों मल्टीप्लाई किया इससे, ये फॉर्मूला किसके लिए, यूनिट लेंथ में, हमसे टोटल सी में पूछा है, टोटल सी का लेंथ भी चाहिए हमको, यूनिट लेंथ में पूछता तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है भाई 2 × 10⁻7, I1 कितना है 10, I3 कितना है 10, तो इसका मतलब यहाँ 10 × 10 है, यहाँ 10 × 20 आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड जस्ट दुगना आएगा उससे, अपॉन कितना भाई ये निपट लिया, इंटू कितना था 15/10, 10 से 10 में निपट लिया, 15 दूनी 30, 30 देखो 30 × 10⁻7 × 10, सॉल्व जब करोगे अभी न्यूटन में आ जाएगा क्योंकि आपने एल से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, ये F/L था, ठीक है, तो कितना आ गया भाई 3 × 10⁻5 न्यूटन आ गया, 3 × 10⁻5 न्यूटन, कहाँ है सी, और डायरेक्शन कहाँ से कहाँ को होगी इसकी C2A, हम लोग कैसे लिखा करते याद है CA कैप, आ गया ना CA कैप, ये कितना होगा, अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगी कौन सा F, कौन सा CB, तो उसमें लगा ना FCB, तो FCB क्या होता है ये दुगना आ जाएगा, वही तो है म्यू 0/4πi3 यस I2 हाँ अपॉन R, ये था यूनिट लेंथ, इंटू एल टोटल बन गया, तो इसका वैल्यू कितना है सेम है, I3 कितना था 10, यहाँ भी 10 है, वहाँ I1 कितना था 10, यहाँ I2 कितना होगा 20, 10 दुगना हो गया ना, तो क्यों सॉल्व करें, तो सॉल्व करें कितना आ जाएगा भाई आपका
6 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। सॉल्व आप लोग खुद करोगे, क्यों? इसको लिए पुटअप करना है, I3 I2 R साउंड सेम आएगा, और कहाँ को है, C2B। तो C2B का क्या, देखो C2B और ये C2 है, तो कौन बड़ा है भाई, ये वाला फोर्स बड़ा है, वाला फोर्स, तो नेट फोर्स कितना होगा, इतना माइनस इतना, तो नेट फोर्स कितना होगा, अब 6 इंटू 10⁻5 और 3 इंटू 10⁻5, तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स ऑन वायर सी, नेट फोर्स ऑन क्या, वायर सी इस कितना हो गया भाई, एफ डैश। अब जो भी आपने कहना एफ नेट कर देते हैं लोग, खुश रहो। और कितना रहेगा, 6 इंटू 10⁻5, 3 इंटू -3 तो 3 इंटू 10⁻5, और कहाँ को, C2B मतलब टूवर्ड्स राइट, या C2B कहिए भाई, CB का क्या अच्छा लग रहा है, समझ गई बात। तो ये आपका क्या आंसर, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या नीचे को होता, इसमें मान लीजिए क्या नीचे को होता, मान लीजिए नीचे को होता, इसमें कहाँ को, दोनों ऊपर को क्या कर रहे होते हैं, रिपल, सॉरी अट्रैक्ट, ये कहाँ को है, नीचे को, तो क्या करता है, रिपल। तो उसके इसमें कितना आंसर आता, ये 6 था, ये 6 था, 6 और 3 9 इंटू 10⁻⁻5, अगर कहाँ को होता करंट, नीचे को होता, ठीक है ना, कर लेंगे। तो इस टाइप का सवाल आप लोग देखिएगा, बड़ा आसान सा है, ठीक है। कल हम लोग टॉपिक करेंगे अपना टॉर्क ऑन ए करंट कंडक्टर, और वहीं से हम लोग मूविंग कॉइल के एलिमेंट में चल जाएंगे। परसों आपका खत्म हो जाना है, फिर इसका एक दिन रिवाइज करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे अपना ये क्या नाम है, क्या नाम है अपना टॉपिक यार, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। ये देखें, मैग्नेटिक इंडक्शन जो टिपिकल चैप्टर है, इसको बाद में करें, या फिर एटम न्यूक्लियर, जो दूसरी बुक का आसान चैप्टर है। दूसरी बुक में कोर्स बहुत कम है, दूसरी बुक का कोर्स खत्म करने में, यकीन मानिए अगर स्कूल खुल जाता है तो दूसरी बुक को ख़त्म करने में 1 महीना भी नहीं लगता, मतलब वो ईजिली कंप्लीट आपका हो जाता है, आसान कोर्स। और उसमें भी आपका कोर्स कम कर दिया है ना, वो भी आसान है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट बुक ध्यान देते रहिएगा और काम भेजिए भाई, उसी के हिसाब से आपका अटेंडेंस लग रहा है। चलिए, थैंक यू।